चलिए, आवाज सुनाई पड़ रही है। देखिए, जो लोग हमारे साथ यहाँ डायरेक्ट जुड़े हैं और ढेर सारे लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, तो दोनों लोगों से जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो ऑफलाइन साथ में है ही हैं, हम आप लोगों की एक राय जानना चाहते हैं। जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी जितनी जल्दी हो सके अपनी राय व्यक्त कर दें कि इतिहास को, जैसे आज मैं टॉपिक वाइज आरंभ करूंगा, तो पढ़ने पढ़ाने का एक तरीका तो ये है, सामान्य तरीका, कि प्रागैतिहासिक काल से आरंभ किया जाए और इसे आधुनिक काल तक पढ़ाया जाए। ठीक है। दूसरा तरीका, लोगों को थोड़ा सा परीक्षा में महत्ता को ध्यान में रखते हुए, कुछ लोग ये इच्छा व्यक्त करते हैं कि आधुनिक काल से पढ़ाना आरंभ किया जाए। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई जाए, उसके बाद एंशियंट अथवा मेडियल। क्योंकि लोगों के मन में एक भ्रम बैठा है, लोगों को ऐसा बताया जाता है कि आपके परीक्षाओं में अधिकांश प्रश्न मॉडर्न से ही आते हैं। हाँ, यह हकीकत है कि लगभग 40% क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से होते हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि एंशियंट और मेडुअल को मिलाकर 50 से 60% क्वेश्चन अवश्य होता है। कभी कभी अगर कोई पेपर सेटर ऐसा है जो मॉडर्न हिस्ट्री का प्रोफेसर है, तो मॉडर्न से अधिक क्वेश्चन बना देता है, फिर भी एंशियंट और मेडुअल को डिनाई नहीं कर सकता। मिनिमम 50% उसका प्रतिनिधित्व अवश्य होता है। तो जैसा आप लोग अपनी इच्छा, अपनी राय व्यक्त करें, हम उस अकॉर्डिंग पढ़ाना शुरू करें। आप दोनों कह रहे हैं क्रमबद्धता में पढ़ाया जाए, आप लोग भी अपनी इच्छा व्यक्त कर दें। क्रमबद्धता में आप क्रम से चलें। ऑनलाइन में क्या रिपोर्ट है? अभी किसी ने कमेंट नहीं दिया। जो लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हों, अविलंब अपनी राय व्यक्त कर दें, जल्दी जल्दी। एक आप कमेंट भी डाल दीजिए। देखिए लोग अपनी क्या राय व्यक्त कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम शुरू कर देते हैं। वैसे हम लोगों को बताना चाहते हैं, सीरियल से सब वेरी गुड, यही मैं भी चाहता हूं। क्योंकि इतिहास विषय की परिभाषा में कहा गया है, मानव जीवन तथा उसके समाज से संबंधित अतीत कालिक महत्वपूर्ण घटनाओं का पहला ही पॉइंट है क्रमबद्ध, है ना, निष्पक्ष तथा विवेचनात्मक वर्णन इतिहास कहलाता है। तो इतिहास में क्रोनोलॉजी का बहुत महत्व है। इतिहास का अध्ययन क्रमबद्धता में ही किया जाना चाहिए। यदि क्रमबद्धता में इतिहास विषय को पढ़ा ना जाए तो समझ से परे हो जाता है ना। तो थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने मेरी इस विचारधारा का समर्थन किया, है ना, कि क्रमबद्धता में पढ़ना चाहिए। इसका मतलब आप सही दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो चलिए, इस क्रमबद्धता के तहत, इतिहास विषय के तहत आपका पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। आज हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा आरंभ करते हैं।
प्राग ऐतिहासिक काल। देखिए, थोड़ा सा लोगों को, जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, उनको एक डर सा लगता है एंशियंट इंडिया से, प्राचीन काल के इतिहास से। उनको लगता है कि अरे ये खुदाई और यूं तो ये कैसे, समझ में नहीं आता, स्थायी नहीं होता, है ना। तो हम आप लोगों को एक शब्द में आज की ही क्लास में ये विश्वास दिला देते हैं कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री से अधिक आकर्षक, इंटरेस्टिंग एंशियंट हिस्ट्री लगेगा, है ना। हम आपको ऐसा इतिहास का बोध करा देंगे कि आपको लगेगा कि यार एंशियंट हिस्ट्री तो बहुत इजी है, लोग झूठा ही कहते हैं कि ये टफ है ना। तो चलिए पहले टॉपिक से हम लोग शुरू करते हैं, प्रागैतिहासिक काल। जिस कालखंड का अध्ययन हम लोग करने चल रहे हैं उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस कालखंड का, एक बात और, जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं वो अपना सारा ध्यान, जो ऑफलाइन भी साथ में है, सिर्फ हमारे द्वारा बताई गई बातों को समझने पर लगाएं। जितना आपकी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है उतना मैं लेक्चर के पश्चात अलग से नोट कराऊंगा। तो सारी अपनी ऊर्जा, सारा ध्यान समझने पर केंद्रित करिए। समझना महत्वपूर्ण है। मैटर तो मार्केट में बहुत उपलब्ध है, या मैटर मैं खुद आपको तैयार करवाऊंगा। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल, इस कालखंड को प्रागैतिहासिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कालखंड का जितना इतिहास लिखा गया है, जितना भी ज्ञात है ना, उसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। लिखित साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है, इसलिए यह प्रागैतिहासिक काल है। क्योंकि कल हमने आप लोगों को बताया था, लिपि के आधार पर भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल का तात्पर्य है वह कालखंड जिस कालखंड के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। तो इस काल को प्रागैतिहासिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कालखंड का जो इतिहास लिखा गया है वह पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया है। यानी उत्खनन के परिणाम स्वरूप जो भी सामग्रियां पाई गई हैं उसी के आधार पर इतिहास का लेखन किया गया है। इस कालखंड के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास कोई लिखित सामग्री उस कालखंड की उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उस काल के मानव को लिपि का ज्ञान था ही नहीं। इसीलिए उस काल का हमें कोई लिखित विवरण या लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। बातें क्लियर? इस प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण काल, जब हम धातु के आधार पर इसका विभाजन करते हैं। इसे पाषाण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रागैतिहासिक मानव का जीवन बहुत टफ था। जब प्रागैतिहासिक मानव को पाषाण निर्मित औजार तथा हथियार बनाना, अपने जीवन में उसका प्रयोग करना आ गया, तो उस कालखंड के मानव का जीवन अपेक्षाकृत सरल हो गया। यानी पाषाण निर्मित औजारों तथा हथियारों ने प्रागैतिहासिक मानव के जीवन में परिवर्तनकारी प्रभाव उत्पन्न किया।
सकारात्मक परिवर्तनकारी प्रभाव उत्पन्न किया। इसलिए इस कालखंड को हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रागैतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है। ठीक, प्रागैतिहासिक काल का आरंभ कब से, देखिए क्रोनोलॉजी बहुत आवश्यक है इतिहास में। जब तक आपको क्रोनोलॉजी नहीं पता होगी कि हम किस कालखंड की बात पढ़ रहे हैं, तब तक अस्थायित्व तो नहीं आता। तो देखो भैया, एक बात, इतिहास के अध्ययन के केंद्र में मानव है, हमने आपको बताया था। आदि मानव का उद्भव, आदि मानव का उद्भव आज से लगभग 42 लाख वर्ष पूर्व। आप लोगों से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि आदि मानव का उद्भव आज से लगभग कितना वर्ष पूर्व हुआ था, तो 42 लाख वर्ष पूर्व। आदि मानव मीन्स है प्रथम मानव, है ना। मध्य अफ्रीका में हुआ था, मध्य अफ्रीका। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आदि मानव का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ, मध्य अफ्रीका में हुआ। यदि वर्तमान समय में हम इसे राजनीतिक देश के रूप में कहना चाहें तो उसे हम केन्या देश कह सकते हैं, केन्या। ठीक है। तो आदि मानव का उद्भव आज से लगभग 42 लाख वर्ष पूर्व मध्य अफ्रीका में हुआ था। ठीक है। आदि मानव अपने आरंभिक लगभग 15-17 लाख वर्षों तक प्रकृति में ऐसे ही गुम रहा। उसने कोई भी क्रिएटिव वर्क नहीं किया, कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया, पूर्णतः प्रकृति के आश्रित रहा। उसने अपने किसी समाज का भी निर्माण नहीं किया, वो ऐसे बिखरा हुआ था। यदि हम वैश्विक स्तर की बात करें तो आज से लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व आरंभिक मानव द्वारा अपने समाज का निर्माण करना और पाषाण निर्मित औजारों तथा हथियारों का निर्माण करना आरंभ किया। तो वैश्विक स्तर पर प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत या पाषाण काल की शुरुआत आज से लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व हो जाती है। एक बात, आदि मानव दैट मीन्स प्रथम मानव का उद्भव मध्य अफ्रीका में हुआ। एक बात और आप सब जाने, मानव वहीं मध्य अफ्रीका से संपूर्ण विश्व में फैला। ये भी ध्यान रखिएगा। यदि हम अपने पूर्वजों की तलाश करें, हमारा प्रथम पूर्वज यदि हम ढूंढना चाहें तो हमें मध्य अफ्रीका से अपनी कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि प्रथम मानव का उद्भव मध्य अफ्रीका में ही हुआ। वहीं से मानव की वंश बेल बढ़ी और वहीं मध्य अफ्रीका से मानव अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया सभी महाद्वीपों में फैला है। हम सभी के पूर्वज एक थे। आज ये वैज्ञानिक खोज है, कोई कपोल कल्पित बात नहीं है। जो अंग्रेज लोग आज के लगभग 100 वर्ष पूर्व, 50 वर्ष पूर्व ये बताते थे कि हम उच्च नस्ल के हैं, आप सब निम्न नस्ल के हो, एशिया महाद्वीप के लोग, अफ्रीका महाद्वीप के लोग,
अपने को कहते थे हम गोरे लोग हैं, आप काले लोग हो। ये उनकी कपोल कल्पित बातें थी। आज वैश्विक वैज्ञानिकों की टीम ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि चाहे यूरोपियन हो, चाहे इंडियन हो, चाहे अफ्रीकन हो, सबके पूर्वज एक हैं। वहीं से मानव पूरी दुनिया में फैला। ठीक है। भारत में भी आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका से मानव पहुंच गया। आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व। ठीक। अब ये जो 42 लाख वर्ष पूर्व से 25 लाख वर्ष पूर्व के मध्य का कालखंड है, इस काल का मानव पूर्णतः प्रकृति पर आश्रित था आरंभ में। ठीक है। इसने अपनी तरफ से कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं किया। ठीक। जंगलों में, वनों में रहता था। जंगलों में जो भी फल फूल कंदमूल आदि मिलता था, उससे अपना पेट भरता था। पेड़ों पर, उसकी शाखाओं पर, जड़ों के पास, पहाड़ों की गुफाओं में जहां उचित समझता था वहां रहता था, उसे घर के रूप में प्रयोग करता था। पेड़ों की छाल, पेड़ों के पत्तों, इसका वस्त्र के रूप में प्रयोग करता था। फल फूल कंदमूल आदि नहीं मिलता था तो पशु पक्षियों का शिकार करता था, उससे अपनी पेट पूजा करता था, भूख मिटाता था। ठीक। लेकिन आज के लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व, हमने कल आपसे जिक्र किया था, मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया प्रथम हथियार लकड़ी का डंडा था, लाठी उसे आप कह सकते हैं। उसी की सहायता से वह शिकार करता था। लेकिन आज से लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व मानव को यह बुद्धि विकसित हो चुकी थी कि ये जो पत्थर हैं, पत्थर के टुकड़े हैं, इन्हें तराश कर, धारदार बनाकर पत्थर की कुल्हाड़ी के रूप में इन्हें प्रयोग किया जा सकता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम हथियार हैंड एक्स, हस्त कुठार यानी कुल्हाड़ी थी। इसके पश्चात मानव ने ढेर सारे प्रकार के पाषाण निर्मित औजार तथा हथियार बनाया। अच्छा, अब देखो भैया, हम वैश्विक इतिहास की, वैश्विक प्रागैतिहासिक काल की चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे, भारत के संदर्भ में यदि हम चर्चा करें। ठीक है। आप लोगों को पता है कि भारत ब्रिटेन का गुलाम था, है ना। ब्रिटिश हम भारतीयों को एक बात हमेशा बताते रहते थे कि आपका कोई अतीत नहीं है, आपका कोई अतीत नहीं है। समय समय पर विदेशी शक्तियां भारत आईं। ठीक। भारतीयों को सभ्यता का पाठ पढ़ाया, लेकिन जब वह विदेशी शक्तियां भारत छोड़कर अपने मूल देश पुनः वापस चली जाती थीं, तो भारत के लोग फिर से वही असभ्यता, जंगलीपन, बर्बरता पर उतर आते थे, है ना। आज हम पुनः भारत इसीलिए आए हैं कि भारतीयों को सभ्यता का पाठ पढ़ाएं, इन्हें आधुनिक बनाएं और इन्हें लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप शासन करने लायक बना दें। जब हमें पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि भारत के लोग अपना स्वयं का शासन चलाने में सक्षम हैं, तो हम भारतीयों को सत्ता सौंप कर यहां से चले जाएं। ठीक।
तो संपूर्ण विश्व में प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल से संबंधित उत्खनन कार्य, अन्वेषण का कार्य, अध्ययन का कार्य चल रहा था और भारत भूमि के लिए कहा जा रहा था कि भारत में पाषाण काल जैसी कोई अवधारणा थी ही नहीं। भारत में प्रागैतिहासिक काल था ही नहीं। ठीक है, लेकिन 1842 ईस्वी में एक घटना घटित हो गई। एक ब्रिटिश विद्वान थे डॉक्टर प्राइम रोज। क्या नाम था उनका? डॉक्टर प्राइम रोज। ठीक है, यह वर्तमान जो आपका कर्नाटक राज्य है उसी के लिंग सिगुर नामक स्थान पर कुछ अन्वेषण का कार्य कर रहे थे। लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझो। और वहां से उन्हें कुछ पाषाण निर्मित औजार तथा हथियार प्राप्त हुए। पढ़ा लिखा व्यक्ति था। उसने कहा, इन्हें देखते हुए ऐसा लगता है कि भारत में पाषाण काल था, क्योंकि इनकी बनावट देखकर ऐसा लगता है, इसकी प्राचीनता को देखकर ऐसा लगता है कि यह पाषाण कालिक उपकरण है, प्रागैतिहासिक उपकरण है। अंग्रेजों ने कहा, रे छोड़ो, भारत में कहां ये सब चीजें होंगी। ठीक, लेकिन मात्र 21 वर्ष पश्चात 1863 ईस्वी में, ठीक है, एक अंग्रेज भूवैज्ञानिक था, जियोलॉजिस्ट, भूवैज्ञानिक, उसका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। उसने कहा कि नहीं, हम भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों के अन्वेषण की शुरुआत करेंगे। और उसने 1863 ईस्वी में तमिलनाडु में मद्रास चेन्नई शहर के निकट पल्लवरम नामक स्थान का उत्खनन किया और वहां से उसे कई पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। ठीक, और इसके द्वारा जो अन्वेषण का कार्य किया गया रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट द्वारा 1863 में, इसने भारत में इस बात को सिद्ध कर दिया, जो उस समय के प्रमुख पुरातत्ववेत्ता थे उन्हें मानने को यह मजबूर कर दिया कि भारत में प्रागैतिहासिक काल था। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, भारत में प्रागैतिहासिक काल को उद्घाटित करने का श्रेय किसे जाता है? तो उद्घाटित करने का श्रेय तो डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है। उन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंग सिगुर नामक स्थान से कुछ प्रागैतिहासिक पाषाण निर्मित औजार तथा हथियार प्राप्त किया और उसने कहा कि भारत में था। लेकिन दूसरा प्रश्न आता है कि भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों के अन्वेषण की शुरुआत किसने की? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 ईस्वी में चेन्नई के निकट पल्लवरम नामक स्थान पर। ठीक, जब इन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया कि नहीं, भारत में प्रागैतिहासिक काल था, फिर भैया इसके बाद संपूर्ण भारत में अद्यतन आज भी भारत में जितने प्रांत की आप कल्पना कर सकते हैं, लगभग समस्त स्थानों पर
प्रागैतिहासिक स्थलों की पहचान की गई, उसका अध्ययन किया गया, उत्खनन किया गया, वहां से जो पुरातात्विक सामग्री पाई गई उसका अध्ययन किया गया और यह निष्कर्ष निकाला गया कि भारत में भी प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल था। और आज पुरातत्ववेत्ता इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व भारत में प्रागैतिहासिक कालीन बस्तियां, प्रागैतिहासिक कालीन लोग, प्रागैतिहासिक उपकरण, प्रागैतिहासिक कालीन पाषाण निर्मित औजार तथा हथियार मौजूद थे। ठीक है, तो 20 लाख ईसा पूर्व के लगभग से लेकर 3000 ईसा पूर्व के मध्य तक का जो कालखंड है यह प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में प्रागैतिहासिक कब से कब तक है? लगभग 20 लाख ईसा पूर्व, 20 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक का कालखंड प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, भारत का ये जो प्रागैतिहासिक काल है इसे 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। ठीक है, एक पुरापाषाण काल, दूसरे को कहते हैं मध्य पाषाण काल और तीसरे को कहते हैं नवपाषाण काल। यदि हम इसके समय के विषय में जानना चाहें कि किसका कालखंड क्या है, समय क्या है ना, तो देखिए पुरापाषाण काल भारत के संदर्भ में 20 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, लगभग 13,000 वर्ष ईसा पूर्व तक। ठीक, मध्य पाषाण काल 13,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, जो नवपाषाण काल है ये 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व के मध्य तक है। ये हम आपको लेटेस्ट अपडेट बता रहे हैं, पुरानी किताबों में आप देखेंगे तो सब उल्टा सीधा मिलेगा, है ना। अब इसके पश्चात अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे, किस आधार पर हम ये कहते हैं कि भैया यहाँ पूरा पाषाण काल समाप्त हो गया, अब ये मध्य पाषाण काल आ गया, फिर यहाँ नव पाषाण काल आ गया, है ना। इसे अब हम थोड़ा सा इरेज करते हैं और फिर अभी इस पूरा पाषाण काल को डिवाइड करते हैं क्योंकि इसको भी 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। देखिए ये जो पूरा पाषाण काल है इसका समय क्या है? 20 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर
13,000 ईसा पूर्व तक, है ना। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक को कहा जाता है, ठीक है, निम्न पुरा पाषाण काल, यानी कि पुरा पाषाण काल का सबसे आरंभिक कालखंड। ठीक, ये 20 लाख ईसा पूर्व से 9 लाख ईसा पूर्व के मध्य तक है। ठीक है। दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल। एक बार हम फिर से बताना चाहते हैं, जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है कि हमने नोट नहीं किया, सर ने इरेज कर दिया। पहले हम आपको चीजें समझा देंगे, उसके बाद फिर से नोट कराएंगे, तब आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा नोट करने का। अभी हम आपको सिर्फ चीजों को समझा रहे हैं। मध्यपुरा पाषाण काल का समय 9 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व के मध्य तक है। कहा? 50,000 ईसा पूर्व के मध्य तक है। ठीक। तीसरा 50, तीसरे को कहते हैं उच्च पुरा पाषाण काल। और इसका समय है 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 13,000 ईसा पूर्व के मध्य का कालखंड। अभी हम इस पर आगे आपको डिटेल से बताएंगे। एक मोटी मोटा बता दें कि क्यों हम इसको पूरा पाषाण काल को 3 कालखंडों में विभाजित कर रहे हैं। तो देखो भैया, जो सबसे मोटा आधार है, मानव को जब तक आग का ज्ञान नहीं है ना, मानव को जब तक आग का ज्ञान नहीं है तब तक निम्न पुरा पाषाण काल है। जब मानव को आग का ज्ञान हो गया तब मध्य पुरा पाषाण काल माना जाता है। एक सबसे मोटा अंतर। ठीक है। और जब आधुनिक मानव अर्थात होमोसैपियंस का उद्भव हो गया तब माना जाता है कि यह उच्च पुरा पाषाण काल का आगमन हो गया। बतिया समझ में आई? इस बिहाफ पर यह विभाजन है, प्रमुख अंतर। अब हम आपको ये बताते हैं कि कौन सा ऐसा आधार है कि जिस आधार पर हमें कहते हैं कि ये पुरा पाषाण काल है, ये मध्य पाषाण काल है और यह नव पाषाण काल है। बातें समझ में आई? जब सब पाषाण काल ही है तो उसमें भी 3 विभाजन क्यों, तो उसको समझिए। पाषाण काल को कितने कालखंडों में विभाजित किए? 3 कालखंडों में। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। देखो, इसे क्यों हम कहते हैं, किस आधार पर विभाजन करते हैं। तो एक सबसे मोटा जो प्रमुख अंतर है, मानव
जब तक खाद्य संग्राहक तथा आखेटक है। बातों को समझिए, यानी भोजन के लिए जंगलों में जो भी फल फूल कंद मूल आदि उपलब्ध है, उसे खाने के लिए कलेक्ट करता था, कलेक्शन, संग्रह करता था। और इतना ही नहीं, आखेटक यानी शिकारी का कार्य करता था, शिकार करता था। यानी न उसे पशुपालन का ज्ञान था, न कृषि का ज्ञान था, तब तक पूरा पाषाण काल है ना। अब देखो, जंगलों में 12 महीने फल फूल कंदमूल उपलब्ध नहीं होता, और पत्थर निर्मित औजारों हथियारों की सहायता से शिकार करना भी इतना सरल नहीं होता, है ना। क्या कोई आवश्यक है कि आप शिकार करने जाएं और शिकार मिल जाए? दिन भर आपने मेहनत किया, शिकार नहीं मिला, शाम को वापस आ जाओगे, पहाड़ की गुफा में जाकर बैठ गए, मन में यही भाव चलेगा कि कल सुबह फिर शिकार के लिए निकलेंगे। आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं, भूखे पेट पूरी रात बितानी होगी। पानी पियोगे, पानी से आपको पता है 0 कैलोरी एनर्जी मिलती है ना। अगली सुबह शिकार के लिए निकले तो ध्यान रखिएगा, शिकार शारीरिक शक्ति की मांग करता है। विगत 24 घंटे से आपने कुछ खाया नहीं है, आज शिकार मिलने की संभावना कल की अपेक्षा कम है। गलत कह रहा हूं? खुदा न खास्ता आज भी शिकार नहीं मिला, ऐसा होता था मानव के साथ, फिर वापस लौट आओगे, अगले दिन फिर शिकार के लिए निकलोगे, शिकार करने लायक रहोगे? 2 दिनों से कुछ खाए नहीं हो, कोई एनर्जी आपको मिली नहीं है, पूरी संभावना है कि हो सकता है अगर शिकार पलट जाए तो खुद शिकार हो जाओगे, पूरी संभावना है। क्योंकि शिकार किसका करते थे? बड़े बड़े जानवरों का, जंगली भैंसे का, गैंडे का, बारहसिंगा का, है ना, ये सब शिकार करते थे। तीसरे दिन शिकार मिलने की संभावना बिल्कुल क्षीण है। हमें बात इसलिए बता रहे हैं कि तत्कालीन मानव का जीवन खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से कितना असुरक्षित था। लेकिन जब मानव के बुद्धि में यह बात समा गई कि जिन पशुओं का हम शिकार करते हैं, यदि उन्हीं का पालन किया जाए तो खाद्य सुरक्षा हमारी सुनिश्चित हो जाएगी, है ना। शिकार करेंगे, यदि शिकार नहीं मिला तो भूखे पेट नहीं सोएंगे, अपने पशुबाड़े से एक पशु को बाहर निकालेंगे, वध करेंगे, सब मिलकर खाएंगे।
टेंशन फ्री। और देखो यार, जब तक पेट नहीं भरता, बुद्धि विवेक किसी भी दिशा में कार्य नहीं करता। जब तक खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं होती, तब तक मानव बुद्धि किसी विकास गतिविधि में संलग्न नहीं हो सकती, है ना। तो मानव द्वारा जब पशुपालन की शुरुआत कर दी गई, तो ये माना जाता है कि भैया अब भारत में मध्य पाषाण काल का आगमन हो गया। ठीक। तो जब तक मानव पशुपालक तथा आखेटक है, एक यूनिट यहां से गई, पशुपालक तथा आखेटक है, तब तक माना जाता है कि यह मध्य पाषाण काल है। पशुपालन के कार्य ने मानव की खाद्य सुरक्षा को बहुत अधिक मजबूत किया था। तत्कालीन मानव की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान किया था। मानव द्वारा पाला गया प्रथम पशु कुत्ता था, और वो भी फीमेल। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मानव ये जानता था देखकर कि प्रोडक्शन का कार्य फीमेल ही करता है, इसलिए जो पालन किया जाए फीमेल का किया जाए। बातें समझ में आई। तो जब मानव द्वारा पशुपालन की शुरुआत की गई, तो ये हुआ, ये मध्य पाषाण काल का आगमन है। अब मध्य पाषाण काल आ गया। ठीक है। पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण राजस्थान राज्य के बागोर नामक स्थान से, भीलवाड़ा जिले के बागोर नामक स्थान से, और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ नामक स्थान से पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है। मध्य पाषाण काल यानी 13,000 ईसा पूर्व के पहले भारत में कहीं पशुपालन का प्रमाण पाया नहीं गया है। जब से मानव द्वारा पशुपालन की शुरुआत की गई, तब से यह माना जाता है कि मध्य पाषाण काल आ गया। ठीक। और आगे चलकर जब मानव द्वारा खाद्यान्न उत्पादन की शुरुआत की गई, कृषि कार्य आरंभ किया गया, खाद्यान्न उत्पादन यानी कृषि, तब ये माना जाता है कि ये नवपाषाण काल की शुरुआत हो गई। कृषि का प्राचीनतम प्रमाण संपूर्ण एशिया महाद्वीप में, भारतीय प्रायद्वीप में पशुपालन नहीं सॉरी कृषि खाद्यान्न उत्पादन का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है? भारतीय प्रायद्वीप में खाद्यान्न उत्पादन का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है? बताइए, पढ़े होगे ना, बताओ भैया। हाँ, अच्छा, प्रथम खाद्यान्न कौन सा था? कहां पढ़े? हाँ, हम बताते हैं। भारत में खाद्यान्न उत्पादन यानी कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई, है ना। देखो, एक स्थान है लहुरा देव, लहुरा देव उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है, संत कबीर नगर जिले में। ठीक है। लहुरा देव नवपाषाण कालीन स्थल है। यहां से 10,000 ईसा पूर्व ईस्वी का, आज से लगभग 12,000 वर्ष पहले, चावल की खेती किए जाने का प्रमाण पाया गया है। लेटेस्ट अपडेट है, समझिए। ठीक है। दूसरा प्रमाण नवपाषाणिक स्थल मेहरगढ़,
मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। इस नवपाषाणिक स्थल से 7000 ईसा पूर्व में, ठीक है, गेहूं, जौ और राई, राई मीन्स सरसों की खेती किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। ठीक है। तीसरा, कोल्डिहवा। कोल्डिहवा आपके प्रयागराज जिले में स्थित है। ठीक है। यहां से 6000 ईसा पूर्व के लगभग प्रकृति जन्य चावल, तिन्नी का चावल सुने हैं, केसाड़ी का, जो व्रता में महिलाएं खाती हैं, प्रकृति जन्य चावल जिसकी खेती नहीं की जाती, ये स्वतः पैदा होता है, का प्रमाण पाया गया है। अब देखो, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहां से पाया गया है, तो बिना किसी डाउट के लहुरा देव से। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया प्रथम खाद्यान्न क्या था, तो जब खेती कर रहे थे तो तमाशा देखने के लिए नहीं, खाने के लिए कर रहे थे। उत्तर होगा चावल। जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए जौ, गेहूं तथा राई की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है, तब आप मेहरगढ़ जाएंगे। प्रकृतिजन्य चावल का प्रमाण कहां से मिला है, तब आप कोल्डिहवा जाएंगे। अपना अपना कॉन्सेप्ट बदलें, है ना। किताबें अभी आप नहीं हैं, जो कुछ आप लोग पुटकी पुटका पढ़ते होंगे उसमें सब में आपको मेहरगढ़ मिलेगा। हम बता रहे हैं, उसमें देगा भारतीय उपमहाद्वीप में खेती का प्राचीनतम प्रमाण, खेती की शुरुआत मेहरगढ़ में। गलत है, अपडेट करिए। इसीलिए तो नवपाषाण काल की तिथि को 7000 ईसा पूर्व से, जब तक ये था तब तक कहा जाता था कि भारत में नवपाषाण काल की शुरुआत 7000 ईसा पूर्व में हुई। जब से यह स्थल खोज लिया गया तब से उसकी डेट उठाकर 10,000 ईसा पूर्व कर दी गई। बतिया कुछ समझ में आई? जो कुछ भी आपके पास मैटर होगा, आप लोग कमरे पर जाकर उसे थोड़ा सा अध्ययन करिएगा। कल इस टॉपिक के तहत कुछ अन्य बातें हम आपको और बताएंगे, औजार, हथियार, उपकरण के विषय में, प्रत्येक कालखंड के अलग अलग। तब उसके बाद इनकी अपनी सामाजिक व्यवस्था के विषय में थोड़ा सा, उसके पश्चात लेखन कार्य, है ना। इतनी बातें समझ में आ गई जितना मैं समझाया था। चलिए, थैंक यू।